नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे हर्बर्ट स्पेंसर पे, ये वीडियो लेक्चर सामाजिक संरचना एवं प्रकार के बारे में है। हर्बर्ट स्पेंसर को मैंने बोला था कि एनसीईआरटी का 4 वीडियो लेक्चर बनेगा, तो 3 वीडियो लेक्चर हो चुका था, 1, 2, 3 हो चुका था। चौथा वीडियो लेक्चर सामाजिक संरचना एवं प्रकार पे है। तो हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या विचार है उनका सामाजिक संरचना एवं प्रकार के बारे में। तो सामाजिक संरचना एवं प्रकार की जो अवधारणा है हर्बर्ट स्पेंसर की, सामाजिक संरचना एवं प्रकार की जो अवधारणा है स्पेंसर की, वो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा में सन्निहित है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। संरचना एवं प्रकार की जो अवधारणा है वो किसमें निहित है? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा में सन्निहित है। ऐसे परीक्षा में एनटीए सरीखे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामाजिक संरचना एवं प्रकार की अवधारणाएं स्पेंसर की सामाजिक उद्विकास की अवधारणा में सन्निहित है। आगे एनसीईआरटी में लिखता है कि स्पेंसर संरचना की व्याख्या करने में निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं। जब समाज की संरचना की बात करते हैं, जब संरचना स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्पेंसर, और स्ट्रक्चर की जब एक्सप्लेनेशन करते हैं अर्थात व्याख्या करते हैं, तो कई बातों पे वो बल देते हैं। तकरीबन 8-9 बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उनमें से पहली बात वो ये कहते हैं कि समाज के आकार की वृद्धि के साथ इसकी संरचना में वृद्धि होती है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए घर के आकार की वृद्धि करना हो तो उसकी संरचना में वृद्धि तो होगी ही होगी। वैसा ही ये कह रहे हैं कि समाज के आकार की वृद्धि के साथ इसकी संरचना में वृद्धि होती है। फिर समाज के आकार में वृद्धि, यह समाज के आकार में जो वृद्धि आपको दिखाई दे रहा है, समाज के आकार में जो वृद्धि दिखाई दे रहा है, यह समाज के आकार में वृद्धि, यह वृद्धि जनसंख्या के कारण होता है। किसके कारण होता है? जनसंख्या। इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन। दुर्खिम भी यही बात बोलते थे। छोटे, लेकिन वो जनसंख्या घनत्व की बात करते थे। छोटे और सरल समूह सजातीय होते हैं। तीसरी बात कहते हैं स्पेंसर साहब कि छोटे और सरल समूह, छोटे और सरल जो समूह हैं वो सजातीय होते हैं। विश्व की विभिन्न जनजातियों की संरचना पर विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि जब तक एक परिवार दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी दूर दूर रहते हैं, भौतिक रूप से एक दूसरे के सन्निकट नहीं आते हैं, एक दूसरे के परस्पर कांटेक्ट में नहीं आते, संपर्क में नहीं आते हैं, अर्थात उनमें भौतिक दूरी भी रहती है। कह रहे हैं कि विश्व की विभिन्न जनजातियों का अध्ययन करने पे ये पाया गया है कि जब तक एक परिवार दूसरे से अलग अलग रहते हैं और उनमें भौतिक दूरी भी रहती है, तब तक कोई संगठन या भू क्षेत्रीय एकीकरण संभव नहीं है। अर्थात पास आने पे संगठन की जरूरत पड़ती है, पास आने पे भू क्षेत्रीय एकीकरण की जरूरत पड़ती है। ऐसी जनजातियों में सरकार अथवा जनजाति के मुखिया या प्रधान भी नहीं होते हैं। कैसी जनजातियों के? कह रहे हैं विश्व की विभिन्न जनजातियों की संरचना पर विचार करने पे ये पता चलता है कि जब तक एक परिवार दूसरे से अलग अलग रहते हैं, तब तक कोई भी संगठन या भू क्षेत्रीय एकीकरण पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और ऐसी जनजातियों में जो एक परिवार दूसरे से एकदम अलग अलग रहते हैं, वहाँ कोई भी न मुखिया होता है न प्रधान होता है। वास्तव में जब पास में आते हैं तभी कोई संगठन संभव होता है या क्षेत्रीय एकीकरण संभव होता है, ऐसा स्पेंसर साहब कहते हैं। अब देखेंगे चौथी बात ये कहते हैं, यहाँ हम देखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है। चौथी बात ये कहते हैं, तो चौथी बात स्पेंसर साहब ये कहते हैं कि इनमें शासन एवं नियंत्रण का संगठन तब पैदा होता है जब वे एक स्थान पर एकत्र अथवा संकलित होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जब मनुष्य एक झुंड में आके रहने लगता है या पास आकर के, जैसे 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार, गाँव में देखिए जब 20 परिवार आके रहने लगता है एक जगह पे कहीं एकत्रित होकर के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्थान पर एकत्र अथवा संकलित होते हैं। जब संकलित होते हैं तब वहाँ पे शासन करने की जरूरत पड़ती है या नियंत्रण का संगठन कोई पैदा होता है। ऐसा
स्पेंसर साहब कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये शासन और नियंत्रण नामक जो संगठन है तब तक पैदा नहीं होता है जब तक लोग एक स्थान पर एकत्र अथवा संकलित होकर रहते नहीं हैं। यदि जैसे ही रहना स्टार्ट कर देंगे ये दोनों आ जाएगा, शासन और नियंत्रण का संगठन पैदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दूसरे से अलग अलग थे तो कोई उसमें शासन, कोई संगठन, कोई एकीकरण, कोई संगठन या कोई भूक्षेत्रीय एकीकरण संभव नहीं है। अब हम देखेंगे, और इसको स्पेंसर साहब कहते हैं यह सबसे आरंभिक विशेषीकरण कहते हैं इसको सबसे आरंभिक विशेषीकरण कहते हैं। तो सबसे आरंभिक विशेषीकरण कब पॉसिबल है, कब संभव है कि जब वहाँ एक स्थान पर एकत्रित होकर के लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं या एक स्थान पर संकलित होते हैं। पांचवा बात ये कहते हैं कि दूसरे स्तर पे लिंग के आधार पर विभिन्नीकरण होता है। स्पेंसर संरचना की व्याख्या करते समय कई बातों पे बल देते हैं, तो उसमें पांचवी जो बात वो कहते हैं दूसरे स्तर पे लिंग के आधार पर विभिन्नीकरण होता है, अर्थात मेल और फीमेल के आधार पर भेद किया जाता है। छठी बात वो क्या कहते हैं कि क्रमशः प्राथमिक सामाजिक संकलन द्वितीयक संकलन में बदलता है, अर्थात जो प्राथमिक सामाजिक संकलन है वो द्वितीयक संकलन में बदलता है। इस स्तर पर संकलन के अंगों की विभिन्नता में और भी वृद्धि हो जाती है। आप देखेंगे जैसे जैसे समाज के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, तो विभिन्नता के तत्व में और ज़्यादा वृद्धि दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं कि क्रमशः प्राथमिक सामाजिक संकलन द्वितीयक संकलन में बदलता है। इस स्तर पर संकलन के अंगों की विभिन्नता में और भी वृद्धि होता है। इस स्तर पर देखिए, इस अब अगली बात छठी के बाद सातवीं बात कहते हैं इसके बाद अर्थात इस स्तर पे उप समूहों के भी सरदार होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सरदार क्या है, ये शासन की एक संस्था एक तरह से कह लीजिए। तो इस स्तर पर उप समूहों में बढ़ जाता है और उप समूहों के भी सरदार होते हैं, अर्थात नियंत्रण की जो पद्धति है और जटिल होती चली जा रही है। नियंत्रण की जो प्रक्रिया है और जटिल होती, पहले सरल कितना था, कोई भी नहीं था, कोई संगठन नहीं था, फिर संगठन थोड़ा सा हुआ, फिर संगठन थोड़ा सा हुआ, फिर संगठन समूह के साथ साथ उप समूह में भी संगठन आपको दिखाई देने लगा और उप समूह के भी सरदार होते हैं और संपूर्ण संकलन का भी एक सरदार होता है। द्वितीयक संकलन के स्तर पर जनसंख्या का आकार और भूक्षेत्र, जनसंख्या का आकार और भूक्षेत्र दोनों बढ़ते हैं। ये ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कह रहे हैं कि द्वितीयक संकलन के स्तर पे अर्थात समाज थोड़ा सा अपना स्वरूप परिवर्तित करके थोड़ा सा क्या हो गया है समाज का और डेवलपमेंट हो गया और विकास हो गया है। तो इस स्तर पे क्या आकर के जनसंख्या का आकार और भूक्षेत्र दोनों बढ़ता है। जनसंख्या का आकार भी बढ़ जाता है और भूक्षेत्र भी बढ़ जाता है। सरदारों के भी सरदार की संस्था विकसित होती है, अर्थात संस्थाएं और अपने जटिल स्वरूप में स्थापित हो जाती हैं। स्पेंसर साहब का ये कहना था। संरचना की व्याख्या करने में जिन बातों पर बल दे रहे थे स्पेंसर, तो उनमें हम सात बातों का जिक्र हो चुका था। आठवीं बात ये था कि इस तरह बहुत से संकलन, देखिए आठवीं बात ये कहते हैं इस तरह बहुत से संकलन या तो जब संयुक्त होते हैं, घटक जब क्या होते हैं संयुक्त होते हैं, अथवा आपस में उनमें समझौता होता है, तो शासन करने वाली पद्धति और भी जटिल होती जाती है। देख रहे हैं इस बात को, यानी कि बहुत से संकलन जब संयुक्त होते हैं अर्थात जब पास आते हैं, जब तक एक परिवार दूसरे परिवार से यानी कि समाज का अंग है ना एक दूसरे से दूर दूर था, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तब तक शासन करने वाली पद्धति का जन्म ही नहीं हुआ था। जैसे से परस्पर पास आते गए तो शासन करने वाली पद्धतियों का जन्म हुआ, भूक्षेत्रीय एकीकरण की अवधारणा संगठित हुई, बलवती हुई। तो हम देखेंगे कह रहे हैं कि इस तरह बहुत से संकलन या तो जब संयुक्त होते हैं अथवा आपस में उनमें समझौता होता है, तो शासन करने वाली पद्धति और भी जटिल होती जाती है। तो देखिए वर्तमान समय में शासन करने वाली पद्धति कानून के चपेटे में हम कितने ज़्यादा बंध गए हैं। हर एक दिन कोई न कोई नया कानून बन जाता है। अब हम देखेंगे इस तरह की कई विशेषताएं होती हैं। कह रहे हैं कि संरचना की जब व्याख्या कर रहे हैं वो,
तो उसमें बता रहे हैं कि इस स्तर की कई विशेषताएं होती है। किस स्तर की? इस स्तर की, जहां शासन करने वाली पद्धति जटिल हो जाती है, उस स्तर की बता रहे हैं कई विशेषताएं होती हैं। कह रहे हैं जैसे देखिए क ख ग में बांट के देख लेते हैं हम, इस स्तर कई विशेषताएं थे। कई विशेषताएं यानी 3 विशेषताएं, 1 2 3 विशेषताएं। पहली विशेषता हम कह रहे हैं कि छोटे सरदार, स्थानीय शासक और राजा के बीच में विभिन्नीकरण होता है। ऐसे समय में इस समाज में छोटे सरदार, स्थानीय शासक और राजा के बीच में विभिन्नीकरण होता है, बहुत भिन्नता दिखाई देती है। सरदार तथा शासक राजा के अधीन ही कार्य करते हैं। सरदार तथा शासक राजा के अधीन कार्य करते हैं। सरकार और शासक राजा के अधीन कार्य करते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि बलशाली जनजाति जो है अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने, ये एनसीईआरटी कह रहा है, एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है, बलशाली जनजाति अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अपने सैनिक चरित्र को विकसित करती है, अपने सैनिक चरित्र को विकसित करती है। तीसरी बात क्या है, जब छोटी जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एनटीए वगैरह में, नेट जेआरएफ। जब छोटी जनजाति बड़ी जनजाति के साथ मिलती है, जब एक छोटी जनजाति बड़ी जनजाति से मिलती है, देखिए यहाँ कह रहा है कि जब छोटी जनजाति बड़ी जनजाति के साथ मिलती है तो न केवल उनकी राजनीतिक संरचना प्रभावित होती है बल्कि उनकी आर्थिक संरचना भी प्रभावित होती है। अर्थात जब एक छोटी जनजाति बड़ी जनजाति से मिलती है तो उस जनजाति की राजनीतिक संरचना प्रभावित होती है और आर्थिक संरचना भी प्रभावित होती है, दोनों की प्रभावित होती है, छोटी की भी बड़ी की भी। इनका सम्मिलन वस्तुओं के विनिमय में भी वृद्धि करता है। और कह रहा है इनका सम्मिलन का मतलब किनका सम्मिलन? छोटी जनजाति का बड़ी जनजाति के साथ सम्मिलन। इनका सम्मिलन अर्थात छोटी जनजाति का बड़ी जनजातियों में सम्मिलन वस्तुओं के विनिमय में वृद्धि करता है। तो वस्तुओं के विनिमय पे क्या असर डालता है? तो उसमें वृद्धि करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नौवीं बात इन्होंने नौवीं बात पे जो बल दिया था। नौवीं बात ये कहते हैं स्पेंसर साहब कि इस तरह संरचना के विकास के निम्नलिखित स्तर है। कह रहे हैं इस तरह संरचना की जो व्याख्या कर रहे हैं, तो संरचना की व्याख्या करने के क्रम में बता रहे हैं इस तरह संरचना का जो डेवलपमेंट होता है, समाज की संरचना का जो विकास होता है, तो कह रहे हैं संरचना के विकास के निम्नलिखित स्तर हैं, कई स्तरों में इन्होंने विभाजित किया है। पहली बात कह रहे हैं कि व्यक्तियों का आरंभिक संकलन होता है। पहले क्या होता है? व्यक्तियों का आरंभिक संकलन रहता है। तब शुरुआत में दूसरे स्तर पे क्या होता है? आरंभिक नियंत्रण की पद्धति होती है, बहुत ही सरल पद्धति होती है नियंत्रण की। प्राथमिक संकलन के स्थान पर द्वितीयक संकलन का विकास होने लगता है। प्राथमिक संकलन के स्थान पर द्वितीयक संकलन का क्या होने लगता है? विकास होता है। यहीं से समाज जटिल होना स्टार्ट हो जाता है। विभिन्नीकरण का सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, यानी विभिन्नीकरण जो पहले सामान्य से कहा जाता है विशिष्ट की ओर विकास होता है, अर्थात क्रमिक रूप से विभिन्नीकरण क्या होता है? बढ़ता रहता है। सरल से जटिल संरचना का विकास होता है। संरचनाएं सरल से कहाँ बढ़ती हैं? जटिल की ओर बढ़ने लगती हैं। एक क्रम बता रहे हैं कि संरचना का डेवलपमेंट ऐसे होता है। फिर सजातीय संरचना के स्थान पर विजातीय संरचना का भी, आप लोग पिछले वाले वीडियो में तो बताया था ये कि सजातीय संरचना के स्थान पर विजातीय संरचना का विकास होता है। सरल समाज से जटिल समाज की ओर आदमी बढ़ता जाता है। कम विभिन्नीकरण से अधिक विभिन्नीकरण की ओर बढ़ता जाता है। अब इनका कहना यह है कि प्रकार में परिवर्तन के बिना संरचना में परिवर्तन संभव नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से कथन कारण क्वेश्चन बनाया जाता है। कथन कारण यहीं से बनेंगे। प्रकार में परिवर्तन के बिना संरचना में परिवर्तन संभव नहीं है, अर्थात परिवर्तन पहले किस में होगा? प्रकार में। तो कह रहा प्रकार फंक्शन में परिवर्तन हो जाएगा, तो प्रकार में परिवर्तन के बिना संरचना में परिवर्तन संभव नहीं है। संरचना में परिवर्तन संभव नहीं है, अर्थात प्रकार में परिवर्तन करने के बाद ही संरचना में परिवर्तन संभव है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जटिल सामाजिक संरचना में अर्थात जहाँ विभिन्नीकरण के तत्व ज़्यादा हैं, ऐसे समाज जहाँ विभिन्नीकरण के तत्व ज़्यादा हैं, उनमें जटिल सामाजिक संरचना में विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। देखिए होता क्या है, जनसंख्या बढ़ जाता है, समाज का आकार बढ़ जाता है, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो एक दूसरे पर यानी पर निर्भरता एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यही बात दुर्खिम भी कहते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अर्थात पर निर्भरता बढ़ जाती है। क्या होती है? पर निर्भरता बढ़ जाती है। पर निर्भरता बढ़ जाती है। कई संस्थाएं जन्म ले लेती हैं
उनमें पार्थक्य संभव नहीं है, उनमें पार्थक्य अलग रह करके उस अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे देखिए इस समय वर्तमान समय में भी देखा जाए तो देखिए मानव कितना निर्भर है भोजन के लिए कहीं और, चाय के लिए कहीं और, दाल के लिए कहीं और, गेहूं के लिए, अनाज के लिए किसानों पे निर्भर है, उद्योगपतियों पे निर्भर है, बिजली के लिए कहीं और निर्भर है। मतलब कहने का सेंस है कि आप खुद अपने सोच करके देखिए कि आप स्वतंत्र रूप से निर्भर हैं ही, आत्मनिर्भर हैं ही नहीं, दूसरे पर निर्भर हैं। और ये कह रहा है कि जैसे जैसे समाज जटिल होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पर निर्भरता और बढ़ती जाएगी, पर निर्भरता और बढ़ती जाएगी। फिर एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि स्पेंसर के प्रकार की व्याख्या के निम्नलिखित विशेषताएं। स्पेंसर ने संरचना की बात हो गया, अब स्पेंसर के प्रकार की व्याख्या यानी प्रकार की जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है उसकी दो विशेषता है, कह रहे निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो उसमें दो ही विशेषताओं का जिक्र किया गया है। दो विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता यह कहता है कि व्यक्तियों तथा समाज के आरंभिक और निम्न स्तरीय संकलन में इनके अंगों का अन्योन्याश्रयण बहुत कम होता है। अर्थात समाज के शुरुआती अवस्था में व्यक्ति और समाज के मध्य अर्थात इनके बीच निर्भरता बहुत कम होती है, ये स्वयं में लगभग आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे गांव में देखिए तो गांव में ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर हैं शहर की तुलना में, शहर में पर निर्भरता ज़्यादा है। तो वैसे ही बात है कि व्यक्तिगत समाज के आरंभिक और निम्न स्तरीय संकलन में, मतलब शुरुआती अवस्था में जब संकलन बहुत निम्न स्तर का था, कलेक्शन यानी पास में रहने की प्रवृत्ति बहुत निम्न स्तरीय था, तो यानी कि समाज के आरंभिक दौर में इनके अंगों का अन्योन्याश्रयण बहुत कम होता है। यानी कि समाज का एक अंग दूसरे अंग पे निर्भर नहीं रहता है, लगभग या रहता भी है तो बहुत कम निर्भर रहता है जी, उतना निर्भर नहीं रहता जितना कि जटिल समाज में। जब अंगों में विभिन्नीकरण कम रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब अंगों में विभिन्नीकरण कम रहता है, कब अंगों में विभिन्नीकरण कम रहेगा? कब अंगों में विभिन्नीकरण कम रहेगा? जब समाज और व्यक्ति का आरंभिक दौर रहा होगा, तब वे एक दूसरे के प्रकारों को आसानी से कर लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। विभिन्नीकरण में वृद्धि के साथ यह संभव नहीं है, अर्थात विभिन्नीकरण में जैसे जैसे वृद्धि होगा पर निर्भरता क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। यही बात दुर्खिम भी अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में कहते हैं। तो ये रहा स्पेंसर की संरचना प्रकार की कंप्लीट। अब इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर एनसीईआरटी का सीरीज आपका ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे जो भाग 2 है। प्रथम भाग में समाजशास्त्र के हर्बर्ट स्पेंसर के प्रथम भाग में मैंने बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर के यानी सोशियोलॉजी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में था कि अवधारणात्मक समझ को विकसित करना है, अवधारणात्मक जो एनसीईआरटी दिया है, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना मांगता है, बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एडिशन वाली, नई वाली में कुछ नहीं दिया है। अवधारणात्मक समझ ताकि बेहतर हो जाए। फिर परीक्षा उपयोगी अर्थात पीजीटी में, जीडीसी में, जीआईसी में हर्बर्ट स्पेंसर से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये वाला भाग ख़त्म हो गया 4 वीडियो लेक्चर में। ये अब आगे की वीडियो में परीक्षा उपयोगी पे हम चर्चा करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में डिटेल। वहीं से आपके सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, चाहे वो पीजीटी का परीक्षा हो, चाहे जीडीसी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे एनटीए नेट जेआरएफ का हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।